हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 में हमारा पृष्ठीय रसायन वाला अध्याय चल रहा है और इस अध्याय में हम कल उत्प्रेरकों के प्रकार पढ़ चुके थे। तो आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं उत्प्रेरण के प्रकार। आज का हमारा टॉपिक है उत्प्रेरण के प्रकार। बेटा, उत्प्रेरण को हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक तो उत्प्रेरण कहलाता है समांगी उत्प्रेरण। पहले प्रकार वो समांगी उत्प्रेरण और दूसरा प्रकार है विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। देखिए बेटा, समांगी उत्प्रेरण का अर्थ होता है जब अभी सबसे पहले हम इसमें समांगी उत्प्रेरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। समांगी उत्प्रेरण। देखिए बेटा, समांगी उत्प्रेरण का अर्थ होता है जब अभिकारक पदार्थ, उत्पाद पदार्थ और उत्प्रेरक पदार्थ, अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों पदार्थों की भौतिक अवस्था एक समान प्रकार की हो। अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्था यदि समान प्रकार की है तो इस प्रकार का उत्प्रेरण जो है उसको हम समांगी उत्प्रेरण कह सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस और इसमें ऑक्सीकरण के द्वारा बनता है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अभिकारक की अवस्था गैस है, उत्पाद की अवस्था गैस है और उत्प्रेरक के रूप में हमने लिया है यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ लिया गया है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपका एक गैस के रूप में प्रयुक्त पदार्थ है। तो जब अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक तीनों समान भौतिक अवस्था में होंगे तो इस प्रकार का जो उत्प्रेरण होता है, इस उत्प्रेरण को हम नाम दे सकते हैं समांगी उत्प्रेरण। समान भौतिक अवस्था, समांगी उत्प्रेरण। दूसरा हम एक और उदाहरण देखिए इसका। जैसे आपका ये पदार्थ होता है एथिल एसीटेट, और एथिल एसीटेट का हम करवा रहे हैं बेटा जल अपघटन। और जल अपघटन की जो क्रिया है, ये क्रिया करवाई जाती है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। इसमें एथिल एसीटेट द्रव होता है, पानी द्रव हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव हो गया। अब देखिए, जल अपघटन की क्रिया में एक तो इसमें निकलता है एथिल अल्कोहल और एक बनता है एसिटिक अम्ल। एक तो एसिटिक अम्ल बनेगा जलीय विलयन के रूप में और एथिल अल्कोहल बनेगा, ये भी आपका जलीय विलयन के रूप में। अब अपन इसमें भौतिक अवस्थाओं की तुलना करें। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, द्रव अवस्था और द्रव अवस्था, यानी समान प्रकार की भौतिक अवस्थाएं प्रयुक्त हो रही हैं और समान प्रकार की भौतिक अवस्थाओं के प्रयुक्त होने के कारण से ये जो उत्प्रेरण होता है, इस उत्प्रेरण को हम नाम दे सकते हैं समांगी उत्प्रेरण। समान भौतिक अवस्थाओं के प्रयुक्त होने के कारण इस उत्प्रेरण को हम जो है समांगी उत्प्रेरण का नाम दे सकते हैं। अब बेटा, इसके बाद में आती है इसकी क्रियाविधि की बात, यानी समांगी उत्प्रेरण जो है किस प्रकार से संपन्न होता है। देखिए, समांगी उत्प्रेरण की जो क्रिया है, इस क्रिया में उत्प्रेरक पदार्थ किसी एक अभिकारक के साथ रासायनिक क्रिया करता है। उत्प्रेरक पदार्थ किसी एक अभिकारक पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया करेगा
और इस रासायनिक क्रिया के द्वारा एक अस्थायी मध्यवर्ती का निर्माण कर लेता है, एक अस्थायी यौगिक का निर्माण कर लेता है। और ये जो यौगिक बनता है, ये यौगिक दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करता है। जो बचा हुआ दूसरा अभिकारक पदार्थ होता है उसके साथ अभिक्रिया करता है और उसके साथ क्रिया करने पर उत्पाद को देता है। सबसे पहले उत्प्रेरक पदार्थ किसी एक अभिकारक से रासायनिक क्रिया करेगा, किसी भी एक उपयुक्त अभिकारक पदार्थ से रासायनिक क्रिया करेगा और एक अस्थायी मध्यवर्ती यौगिक बनाएगा। और वो जो मध्यवर्ती यौगिक बनता है वो दूसरे बचे हुए अभिकारक अणु के साथ रासायनिक क्रिया करता है और दूसरे अभिकारक पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया करने पर उत्पाद की प्राप्ति होती है। और इस पूरे प्रक्रम में उत्प्रेरक जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट करके आ जाता है। उत्प्रेरक की ना तो मात्रा प्रभावित होगी, उत्प्रेरक की ना तो मात्रा पे कोई प्रभाव पड़ेगा, ना उत्प्रेरक के किसी भौतिक या रासायनिक गुणधर्म पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो उत्प्रेरक आपका गुणात्मक रूप में और मात्रात्मक रूप में दोनों ही रूपों में जो है इस पूरे प्रक्रम में अप्रभावित बना रहता है। देखिए हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। इसी अभिक्रिया को हम एक उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं। देखिए ये आपका उत्प्रेरक पदार्थ और उत्प्रेरक पदार्थ क्रिया कर रहा है किससे? अभिकारक पदार्थ से। तो जब उत्प्रेरक पदार्थ अभिकारक पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया करता है तो इसमें बनता है एक मध्यवर्ती यौगिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये यहां पर एक मध्यवर्ती यौगिक के रूप में मिला और ये जो मध्यवर्ती यौगिक यहां बनता है, ये मध्यवर्ती यौगिक दूसरे बचे हुए अभिकारक से क्रिया करेगा। दूसरा अभिकारक कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करता है और इन दोनों की क्रिया में सल्फर ट्राइऑक्साइड उत्पाद प्राप्त होता है, उत्पाद प्राप्त हो जाता है और उत्प्रेरक जो है पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट करके आ जाता है। तो इस तरह से भाई ये इसकी क्रियाविधि का एक उदाहरण था। यहां पर ये समांगी क्रियाविधि, समांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि का एक उदाहरण है। अब बेटा इसी का एक अन्य उदाहरण आता है। देखिए दूसरे उदाहरण में ये आपका एथिल अल्कोहल, ये आपका दूसरा एथिल अल्कोहल अणु, दोनों एथिल अल्कोहल के अणु हैं और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप पर क्रिया होती है और इस क्रिया में जल के अणु का निष्कासन होता है और जल के अणु के निष्कासन से अपने को उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है डाईएथिल ईथर। उत्पाद हमें मिल रहा है डाईएथिल ईथर। अब देखिए अल्कोहल द्रव, द्रव, सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव, डाईएथिल ईथर द्रव, पानी द्रव। सभी की भौतिक अवस्था अभिकारक, उत्पाद, उत्प्रेरक, सभी की भौतिक अवस्था एक समान प्रकार की है
और एक समान प्रकार की भौतिक अवस्था का अर्थ हुआ कि एक समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण। अब हम बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। तो क्रियाविधि में पहला पद क्या होता है? उत्प्रेरक पदार्थ किसी एक अभिकारक अणु से क्रिया करता है, जैसे C2H5OH और H2SO4। अब इसमें ये पदार्थ हो गया आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इस पदार्थ को हम नाम क्या देंगे? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये एक मध्यवर्ती यौगिक के रूप में हमें प्राप्त हुआ। अब ये जो मध्यवर्ती यौगिक है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ये मध्यवर्ती यौगिक दूसरे अभिकारक अणु से क्रिया करता है। दूसरा अभिकारक अणु भी वही एथिल अल्कोहल का अणु है। तो जब इन दोनों के मध्य में क्रिया होती है तो इनके मध्य क्रिया से सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु पृथक हो जाएगा और सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु के पृथक्करण के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल के अणु के पृथक्करण के बाद जो है हमें यहां पर जो है डाई एथिल ईथर की प्राप्ति होती है। अब ये जो डाई एथिल ईथर बनता है, इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल आपका जो उत्प्रेरक था वो प्रारंभिक अवस्था में लौट कर आ गया। सल्फ्यूरिक अम्ल जो उत्प्रेरक था वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट कर आ गया और हमें उत्पाद की प्राप्ति हुई। बेटा ये पूरी जो प्रक्रिया होती है, जब उत्प्रेरक अभिकारक के साथ क्रिया करता है तो उत्प्रेरक और अभिकारक के मध्य में रासायनिक क्रिया के लिए जो आवश्यक सक्रियण ऊर्जा होती है उस सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। अगर हम बगैर उत्प्रेरक के रासायनिक क्रिया कराएं तो बिना किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान काफी अधिक होता है, लेकिन उत्प्रेरक की जो मौजूदगी में जब क्रिया होती है तो उत्प्रेरक की मौजूदगी में क्रिया के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी हो जाती है। और जब इसके लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी हो जाती है तो जो है आपकी अभिक्रिया शीघ्रता के साथ जो है संपन्न हो जाती है। अब बेटा ये जो हमने सिद्धांत पढ़ा यहाँ पर मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत, इस सिद्धांत को मध्यवर्ती यौगिक सिद्धांत भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत में जो है कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है? पहली कमी तो इस सिद्धांत की यही है कि सिद्धांत जो है केवल समांगी उत्प्रेरण के ऊपर लागू होता है। हम इस सिद्धांत को विषमांगी उत्प्रेरण के ऊपर लागू नहीं कर सकते। सिद्धांत जो है केवल किस पर लागू होता है? समांगी उत्प्रेरण के ऊपर लागू होता है। सिद्धांत आपका विषमांगी उत्प्रेरण के ऊपर लागू नहीं होता। दूसरी बात, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, इन दोनों के प्रभाव को यहां पर सिद्धांत के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? कोई भी ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाते हैं। किसी उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को बढ़ाने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम नाम देते हैं उत्प्रेरक वर्धक। और जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरक सक्रियता को कम करता है या उत्प्रेरक के प्रभाव को रोकता है उसे नाम दिया जाता है उत्प्रेरक विष। तो उत्प्रेरक वर्धक को, उत्प्रेरक विष को, दोनों के प्रभाव को इस सिद्धांत के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता। इसी प्रकार बेटा ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपका सक्रिय केंद्रों के महत्व को नहीं समझाता है। सक्रिय केंद्र कहते हैं मुक्त संयोजकताएं। सक्रिय केंद्र का अर्थ होता है पदार्थ पर उपलब्ध मुक्त संयोजकताएं। उन मुक्त संयोजकताओं के महत्व को भी ये सिद्धांत जो है समझाने में असमर्थ हो। तो तीन इसकी कमियां रही। विषमांगी उत्प्रेरण को नहीं समझाएगा, उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक वर्धक के प्रभाव को नहीं समझाएगा,
सक्रिय केंद्रों के महत्व को सिद्धांत नहीं समझा सकता। तो इस प्रकार ये आपका समांगी उत्प्रेरण वाला टॉपिक संपन्न हुआ। इसके साथ अब दूसरा इसमें प्रकार आता है उत्प्रेरण का, विषमांगी उत्प्रेरण। बेटा विषमांगी उत्प्रेरण का अर्थ क्या है? विषमांगी उत्प्रेरण का अर्थ होता है इस प्रकार का उत्प्रेरण जिसमें अभिकारक पदार्थ और उत्प्रेरक पदार्थ इनकी भौतिक अवस्थाओं में भिन्नता होती है। जब अभिकारक पदार्थ और उत्प्रेरक पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में भिन्नता हो और ये आपस में मिलकर के समांगी मिश्रण का निर्माण ना कर सकें, परस्पर मिलकर के समांगी मिश्रण का निर्माण ना कर सकें, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम नाम देते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। देखिए इस तरह का जो उत्प्रेरण होता है इसे हम एक नाम और भी दे सकते हैं, पृष्ठीय उत्प्रेरण। अगर भौतिक अवस्था में भिन्नता हो तो भौतिक अवस्था में भिन्नता होने की परिस्थिति में उत्प्रेरण को नाम दिया जाता है विषमांगी उत्प्रेरण। दूसरी बात, विषमांगी उत्प्रेरण के साथ इस उत्प्रेरण को हम एक नाम और देते हैं, पृष्ठीय उत्प्रेरण। पृष्ठीय उत्प्रेरण कहलाने का कारण क्या है? इसमें साधारणतः उत्प्रेरक पदार्थ ठोस अवस्था में होता है। उत्प्रेरक पदार्थ जो होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं और अभिकारक पदार्थ जो है या तो द्रव होता है या फिर कोई गैस होती है। तो उत्प्रेरक पदार्थ अपने पृष्ठ पर गैस या द्रव अभिकारक को अधिशोषित कर लेता है, यानी उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिक्रिया संपन्न होती है और उत्प्रेरक के पृष्ठ पर अभिक्रिया संपन्न होने के कारण से ये जो उत्प्रेरण होता है इस उत्प्रेरण को हम नाम दे सकते हैं पृष्ठीय उत्प्रेरण। उत्प्रेरण जो है इस उत्प्रेरण को नाम दिया जा सकता है पृष्ठीय उत्प्रेरण। अपन इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए अभी ये उदाहरण हमने समांगी उत्प्रेरण में भी दिया था, दोनों में फर्क आपको यहां पर दिखाई दे जाएगा। समांगी उत्प्रेरण में हमने उत्प्रेरक के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस का प्रयोग किया। विषमांगी उत्प्रेरण में हम ले रहे हैं यहां पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, या फिर हम इसमें ले सकते हैं प्लेटिनम जो कि ठोस अवस्था में होता है। और आप देख लीजिए अभिकारक की भौतिक अवस्था, उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था दोनों में भिन्नता है, यानी आपस में मिलकर के समांगी मिश्रण का निर्माण नहीं करेंगे। और समांगी मिश्रण का निर्माण नहीं करेंगे इसके कारण से उत्प्रेरण को हम नाम दे सकते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। एक और उदाहरण देखें अपन, कॉमन उदाहरण है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया, और क्रिया में निर्माण होता है अमोनिया का। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया और इस क्रिया के द्वारा निर्माण होता है अमोनिया का। उत्प्रेरक के रूप में यहां पर लोहा और उत्प्रेरक वर्धक के रूप में होता है इसमें मॉलिब्डेनम। तो आप देखें उत्प्रेरक और उत्प्रेरक वर्धक दोनों की भौतिक अवस्था ठोस दिखाई दे रही है, और भौतिक अवस्था के ठोस दिखने का अर्थ क्या है? यहां पर समांगी मिश्रण का निर्माण नहीं होगा, और समांगी मिश्रण का निर्माण ना होने का अर्थ है कि इसमें जो है आपका उत्प्रेरण जो है आपका विषमांगी उत्प्रेरण कहलाएगा। अब बेटा इसमें जो है यहां पर आती है विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि जो है इसका सिद्धांत कहलाता है अधिशोषण सिद्धांत।
क्रियाविधि का सिद्धांत कहलाता है अधिशोषण सिद्धांत। देखिए, ये जो अपन विषमांगी उत्प्रेरण पढ़ रहे हैं, विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत जो हमारा अभिकारक पदार्थ होता है, वो अभिकारक पदार्थ सामान्यतः ठोस अवस्था में होता है। सॉरी, उत्प्रेरक पदार्थ जो होता है, उत्प्रेरक पदार्थ सामान्यतः ठोस अवस्था में होता है और इस ठोस उत्प्रेरक की सतह के ऊपर मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। ठोस उत्प्रेरक की सतह के ऊपर क्या पाई जाती है? मुक्त संयोजकताएं। और ये उत्प्रेरक पदार्थ इन मुक्त संयोजकताओं का प्रयोग करते हुए अभिकारक पदार्थ को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करता है। देखिए, हम इसको एक चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं। मान लीजिए हमारा उत्प्रेरक है C, ये उत्प्रेरक पदार्थ है और उत्प्रेरक पदार्थ के ऊपर अपन ने जो डंडे खींच रखे हैं, इनको हम कह सकते हैं मुक्त संयोजकता। इन्हें नाम दिया जाता है मुक्त संयोजकता। अब अभिकारक के रूप में हमारे पास दो पदार्थ हैं, पदार्थ A और पदार्थ B। ये दो पदार्थ हमारे पास अभिकारक पदार्थ के रूप में उपलब्ध है। सबसे पहला काम क्या होना है? सबसे पहला काम यहां पर ये होता है, उत्प्रेरक अपने पृष्ठ पर अभिकारक अणुओं को आकर्षित करता है। सबसे पहला पद क्या आता है? अभिकारक अणुओं का उत्प्रेरक की ओर गमन। अभिकारक अणु उत्प्रेरक अणुओं की ओर आकर्षित होते हैं, उसकी तरफ जाते हैं और उसकी तरफ जाने के पश्चात इनका जो है अधिशोषण प्रारंभ होता है। इनका अधिशोषण होगा, भौतिक अधिशोषण, और इस भौतिक अधिशोषण के बाद जो है उत्प्रेरक के पृष्ठ पर मध्यवर्ती अवस्था का निर्माण होता है। उत्प्रेरक के पृष्ठ पर क्या बनेगी? मध्यवर्ती अवस्था। सबसे पहले अभिकारक अणु उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित हुए और इस अधिशोषण के बाद इनके मध्य में रासायनिक क्रिया प्रारंभ होती है और इनके मध्य में रासायनिक क्रिया के द्वारा बनता है यहां पर एक मध्यवर्ती। और ये मध्यवर्ती जो होता है अस्थायी प्रकृति का होता है और अस्थायी प्रकृति का होने के कारण से टूटेगा और टूटने के बाद इसके टूटने के बाद उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक अपनी पहली अवस्था में लौट आता है और उत्पाद जो होता है उसका सतह से विशोषण हो जाता है। उत्पाद का सतह से विशोषण हो जाता है। अच्छा, केवल विशोषण पर्याप्त नहीं है। उत्पाद सतह से विशोषित हो गया, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन केवल विशोषण पर्याप्त नहीं है। उत्पाद अणुओं का उत्प्रेरक की सतह से दूर जाना भी उतना ही आवश्यक होता है। कारण, अगर उत्पाद के अणु उत्प्रेरक अणु के चारों तरफ एकत्र हो गए तो ऐसी अवस्था में नए अभिकारक अणु उत्प्रेरक के संपर्क में नहीं आ पाएंगे और ऐसी स्थिति में उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया में मौजूद होते हुए भी अप्रभावी रह जाएगा। उत्प्रेरक क्रिया में मौजूद रहते हुए भी अप्रभावी हो जाता है। तो इस तरह से उत्पाद का बनना और उत्पाद का उत्प्रेरक की सतह से दूर जाना, ये दोनों प्रक्रम जो है इसमें होते हैं। सबसे पहले अभिकारक पदार्थ उत्प्रेरक की ओर आकर्षित होते, आकर्षण के बाद इनका अधिशोषण होता है। अधिशोषण के बाद अभिकारक अणु सतह पर रासायनिक क्रिया करते हैं और इस रासायनिक क्रिया में मध्यवर्ती का निर्माण होता है और मध्यवर्ती की सतह से विशोषण होता है
और विशोषण के द्वारा उत्पाद अलग हो जाता है, उत्प्रेरक अलग हो जाता है। फिर बनने वाला उत्पाद उत्प्रेरक की सतह से दूर चला जाता है। ये जो पूरा का पूरा प्रक्रम है, इसमें मुख्य बात थी अधिशोषण। जब सतह के ऊपर अधिशोषण की घटना होगी, तो अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि अधिशोषण जो है एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है, यानी अधिशोषण के दौरान सतह से ऊष्मा मुक्त होती है। और ये जो मुक्त होने वाली ऊष्मा होती है, यह मुक्त होने वाली ऊष्मा अभिकारक अणुओं को सक्रिय बनाने में काम आती है, अर्थात अभिकारक अणुओं को सक्रियण ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है, जिससे अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप के मान में कमी हो जाती है। तो प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के लिए आवश्यक ताप के मान को घटा देता है। क्यों घटा देता है भाई? जब अधिशोषण होता है तो अधिशोषण के दौरान ऊष्मा बाहर निकलेगी, और निकलने वाली ये ऊष्मा क्या काम करती है? निकलने वाली इस ऊष्मा के प्रभाव से अभिकारक अणुओं को आवश्यक सक्रियण ऊर्जा की कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाती है। तो बाहर से थोड़ी ऊष्मा जो प्राप्त होगी, उस थोड़ी ऊष्मा के प्रभाव से अभिकारक अणु सक्रिय हो जाते हैं, यानी हमको अधिक ऊष्मा की आवश्यकता जो है नहीं रहती। थोड़ी ऊष्मा प्रदान करने पर ही हमारी अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तो ये बेटा पूरा प्रक्रम जो था आपका अधिशोषण सिद्धांत के आधार पर था, और ये आपके विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि कहलाती है। अब बेटा इसमें उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक की थोड़ी मात्रा जो होती है वो क्रिया के लिए पर्याप्त होती है। कारण, क्योंकि एक उत्प्रेरक अणु बार बार नए अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित कर सकता है। जब उत्प्रेरक का एक अणु बहुत सारे अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित कर सकता है, तो ऐसी अवस्था में जो है हमें अधिक उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही आपका जो उत्प्रेरक है उसमें रासायनिक क्रिया के दौरान किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आता है।